मैं आपको बता दूं फिजिक्स में 2024 में एटम्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 सवाल थे कि पूरा पॉजिटिव चार्ज इस एटम एक स्फीयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडमली प्लेस्ड है जैसे वाटरमेलन होता है ना। कब की बात है, इतना दिमाग लोगों में कि भाई वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो रील्स और शॉर्ट्स का जमाना नहीं था ना, इसलिए नहीं तो हो सकता है ये भी उसी में उलझ के रह जाते। इन्होंने सोचा कि कोई मुझसे पूछे कि स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इससे पहले ही मैं पोस्टुलेट बना देता हूं। वेरी चालाक ब्रो। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब बेटा। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। जी हाँ, एक नए माइंड मैप में चैप्टर का नाम है एटम्स। अभी हम मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले माइंड मैप में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ा, फोटोन थ्योरी वगैरह, डी ब्रॉगली वेव्स, मैटर वेव्स। आज हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले माइंड मैप में न्यूक्लियाई के बारे में। एटम्स यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जी हाँ, वही सब सेम चीज है। मैं आपको बता दूं फिजिक्स में 2024 में एटम्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2024 में 2 सवाल थे फ्री फंड के, सिंपल सिंपल। एक मैच द कॉलम भी था, किसके ऊपर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, देखेंगे, ठीक है। और 2023 में भी इस चैप्टर से 2 सवाल आए थे, देख लीजिए। अब कितना सिंपल सा चैप्टर है, 2 जगह पढ़ा जाता है, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो सवाल आते हैं, फिजिक्स में भी सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये माइंड मैप। बहुत ही औसम सा चैप्टर है और ज्यादातर तो इस ना चैप्टर में ना बेटा थ्योरी है। क्या है बेटा? थ्योरी, जो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। अच्छा, अभी हमने लास्ट चैप्टर में और वेव ऑप्टिक्स में क्या देखा था यार, जंग छिड़ी हुई थी लाइट के नेचर के ऊपर कि भाई लाइट का नेचर कैसा है। फिर फाइनली संधि हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ कि भाई ठीक है उसका ड्यूअल नेचर है। वैसे ही ना फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट वगैरह इस उलझन में उलझे हुए थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सबसे पहले पहल करी, शुरुआत करी डेल्टन साहब ने, है ना। डेल्टन एटॉमिक मॉडल से, बहुत सिंपल से, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। उन्होंने क्या कहा, बहुत पुराना मॉडल है बेटा। अब सुन के थोड़ा सा बचकाना लगता है, लेकिन तब के हिसाब से ना, मतलब तब उन्होंने बात सोची, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उन्होंने बोला, डेल्टन साहब ने, कि एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज एटम, एटम इज इनडिविजिबल। उस वक्त डेल्टन साहब ने बोला, जो अपने को पता है अब कि वो सही नहीं है, पर उन्होंने बोला कि एटम से बने हुए हैं, हर मटेरियल एटम से बना है, एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि इनडिविजिबल है। दैट इज, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नॉर, ना आप उसको क्रिएट कर सकते, ना आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकली फिजिकली एज वेल एज केमिकली। कोई एक एलिमेंट ले लिया, उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। वेयर एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। सेम मटेरियल है, सेम एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स एक जैसे। 2 अलग अलग एलिमेंट है, उनके एटम्स अलग अलग हैं, फिजिकली एज वेल एज केमिकली। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स किससे बने, हाइड्रोजन एटम से मिलके बने, है ना। द रेडियस ऑफ द हेवीएस्ट एटम इज अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड इट्स मास इज अबाउट 250 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। दी एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई एटम स्टेबल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये किसने बोला बेटा? डेल्टन साहब ने बोला। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में टिप्पणी करने वाले डेल्टन साहब थे। इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन चलते बेटा आगे अगले मॉडल पे। हाँ सर, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वही, ये सर, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन साहब ने, देखो धीरे धीरे जैसे रिसर्चेस एडवांस होती जाती है ना, तो और परतें खुलती जाती हैं, और थ्योरीज आती जाती है, और पिक्चर क्लियर होती जाती है। तो जो डेल्टन साहब ने बोला, उसके बाद जे थॉमसन साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? अब उन्होंने बोला कि भैया एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर भी और चीजें। किसने बोला? जे थॉमसन साहब ने। उन्होंने बोला न्यूट्रल तो है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्फीयर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात करी सबसे पहले, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की बात तो करी, लेकिन उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे, कि पूरा पॉजिटिव चार्ज, इस एटम एक स्फीयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसमें रैंडमली प्लेस्ड है, जैसे वाटरमेलन होता है ना, उसके अंदर जो उसके बीज होते हैं, वाटरमेलन के बीज, वैसे ही, है ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं। या खीर होती है, इसको अंग्रेजी में अंग्रेज पुडिंग बोलते हैं, तो उसके अंदर जैसे किशमिश वगैरह रेजिन्स बिखरी हुई होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स बिखरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया मैटर। और इन्होंने बोला कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम
पॉजिटिवली चार्ज है पूरा और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए हैं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एटम एज अ होल एक न्यूट्रल एंटाइटी हो गया, जिसका रेडियस कितना एटम का 10⁻⁻10 मीटर, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। इन्होंने बोला कि, हालांकि इस पे सवाल नहीं आता, लेकिन एक जनरल थ्योरी पता होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि जो पूरा मास है और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये बात सत्य नहीं है। खैर, जे थॉमसन साहब ने क्या बोला ये आप देख लीजिए, ठीक है, चलते आगे, है ना, देख लो, ये देख लिया जे थॉमसन साहब ने क्या कहना है इनका। अगला बात करते हैं रदरफोर्ड साहब की। रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया जिसके बारे में दुनिया जानती है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, है ना। तो एच गाइगर एंड ई मैर्सडन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इन 1911 एज सजेस्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब थोड़े बड़े आदमी थे, असिस्टेंट वगैरह रखे हुए थे, रिसर्च स्कॉलर काम करते हैं, बोले यार ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा बता रहा हूं, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ साथ इनका नाम भी अमर हो गया, सही बात है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन दिस एक्सपेरिमेंट दे यूज्ड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की बीम किस पे बॉम्बार्ड करवाई गई, बॉम्बार्डेड मतलब फेंकी गई ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और फिर जो अल्फा पार्टिकल्स तितर बितर हुए उससे इन्होंने बहुत सारे क्या निकाले, कंक्लूजन्स निकाले। यार बेटा मतलब 1911 यार, मतलब 2025 आने वाला है, बस ऑलमोस्ट आ गया 2025, सही बात है। कब की बात है, इतना दिमाग लोगों में कि भाई वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, फिर उसके जो रिजल्ट है, उसके जो ऑब्जर्वेशंस है, उससे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो रील्स और शॉर्ट्स का जमाना नहीं था ना, इसलिए, नहीं तो हो सकता है ये भी उसी में उलझ के रह जाते। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ना इसका डायग्राम दिखाऊंगा, मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन और माइक्रोस्कोप, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। अभी आप ये देख लो मोटा मोटी ऊपर से कि इन्होंने क्या किया, ठीक है। अब देख लेते हैं यार कि कैसे किया, कैसे इसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया। देखो, तो यहां पे अपने पास ऐसे एक रोटेटेबल इस तरीके से, इस शेप में ऐसे ऐसे इनक्लोज तरीके से एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों है, क्योंकि जहां भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस होगा और एज वेल एज वहां पे एक निशान भी पड़ जाएगा ताकि वो देख सके कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ नैरो बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, ये गोल्ड फॉइल थी, जिसका जो है मतलब मान के चलो माइक्रोमीटर में अप्रोक्सीमेटली जो है थिकनेस था, बहुत ही पतला। ये आया तो भिन्न भिन्न तरीके से अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या लिख रहा है, कंटिन्यूअस ग्लो इंडिकेट्स मेनी अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग द स्क्रीन। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे बिना डिफ्लेक्शन के सीधे ही चले गए, कुछ क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुए। तो यहां पे लिखा हुआ है पाथ ऑफ अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, ये तो अनडिफ्लेक्टेड है ना, सीधे चले गए। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे आए ऐसे चले गए। फ्लैश ऑफ लाइट इंडिकेट्स अल्फा पार्टिकल हैज स्ट्रक द स्क्रीन, जैसी स्क्रीन पे उसने स्ट्राइक किया तो एक चिंगारी सी या फ्लैश सा वहां पे दिखाई पड़ा। और भी डिफ्लेक्शन है, पाथ्स ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ये डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इस प्रकार से। जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो कि हल्की सी चमक उठेगी जब उस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। तो ये कुछ मोटा मोटी यूं कह लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बेटा, गोल्ड फॉइल बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट का। इसको देखना आप देख सकते हैं, इसको देखना आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो साहब, बहुत बढ़िया। मतलब यार ये ऐसे चैप्टर ना बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब एक बार पढ़ लो ढंग से तो दोनों जगह काम आ जाएंगे। अब आप देख लो, 2 सवाल बहुत मायने रखते हैं, छोटे से चैप्टर से ना 2 सवाल बहुत मायने रखते हैं। और ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 2-3 सवाल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ ही जाएगा, खाली फिजिक्स में। केमिस्ट्री में जो आएगा वो बात अलग है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्कोरिंग है और इजी भी है। तो यहां पे ऑब्जर्वेशंस थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.86% went straight through the gold foil बिना किसी डिफ्लेक्शन के and produced flashes on the screen as if there is nothing between inside the gold foil। मतलब भाई 99.86% अल्फा पार्टिकल तो ऐसे उसको भेदते हुए निकल गए एज इफ कि गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। इससे ये चीज समझ में आई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज हॉलो, मतलब 99% से ज्यादा स्पेस जो है एटम के अंदर हॉलो है, खोखला है,
ठीक है, फ्यू पार्टिकल्स, थोड़े बहुत पार्टिकल्स कोलाइड किए एटम्स ऑफ द फॉइल विद द एटम्स ऑफ द फॉइल व्हिच हैव स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड थ्रू कंसिडरेबल लार्ज एंगल्स। बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए एक अच्छे खासे एंगल से, बहुत ही कम ऐसे थे। और फ्यू पार्टिकल्स इवन टर्न्ड बैक टुवर्ड्स द सोर्स इटसेल्फ। और भैया जी बहुत 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 कम मात्रा में ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो गोल्ड फॉइल से टकराए और वापस सोर्स की तरफ भग लिए, यानी 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कम थी। इससे एक चीज समझ में आई कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव एंटाइटी है एटम के अंदर जो उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। और द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम is concentrated in small center called nucleus, extremely small region of concentrated positive charge। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि भैया ऑलमोस्ट सारा मास और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है किसके अंदर, सेंटर के अंदर ऑफ एटम। ये देख लीजिए, आगे और चीजें अपने पास आ रही हैं। अभी सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके लिखी हुई, एक भी पॉइंट अपन नहीं छोड़ेंगे, है ना, एक भी पॉइंट अपन नहीं छोड़ेंगे। आगे चलते दादा, अब लिखा हुआ है The electrons could not deflect the path of alpha particles, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही ज्यादा लाइट है, हल्के हैं। कहां इलेक्ट्रॉन का मास, कहां अल्फा पार्टिकल का मास। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का भी 4 गुना है और प्रोटॉन का मास 1840 गुना है। आपको पता है क्या ये बात, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसमें भी जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज्ड। हीलियम एटम मतलब कि हीलियम की न्यूक्लियस होगी ना, डबली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकाल हीलियम की न्यूक्लियस 4 4। कितने यहाँ पे प्रोटॉन हो गए 2, कितने न्यूट्रॉन हो गए 2, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम मास, तो 4 गुना हो गया प्रोटॉन के मास का। मतलब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया, 4 × 1840। बाप रे बाप, मतलब 7,500-8 हजार गुना भारी है अल्फा पार्टिकल। किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो तुम अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बस की तो नहीं है साहब, इलेक्ट्रॉन के बस की नहीं है कि वो इतने भारी भरकम अल्फा पार्टिकल को क्या कर दे, डिफ्लेक्ट कर दे अपनी जगह से। इसका मतलब कोई और है यहां पे। द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो मैसिव एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के मुकाबले जो न्यूक्लियस है वो इतनी भारी है दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द इनकाउंटर। मतलब उसको वो ज्यों की त्यों रही, जस की तस रही। कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल के मुकाबले बहुत भारी है। अल्फा पार्टिकल आया और निकल लिया डिफ्लेक्ट होके, न्यूक्लियस ठहरी वहीं की वहीं, ठीक है। वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर स्मॉल मासेस कैन नॉट एप्रिशिएबली डिफ्लेक्ट द फार मोर मासिव अल्फा। उनके तो बस की नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के बस की नहीं है। न्यूक्लियस इतनी भारी है कि उसने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर दी और न्यूक्लियस अपनी जगह पर ही रही, ठीक है। बिल्कुल इसको आप एक कहानी की तरह समझ सकते हो। यहां पे भी 2 पॉइंट्स हो गए, आगे भी मैं और पॉइंट्स दिखाता हूं आपको, पूरा बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा टकाटक एकदम, ठीक है। अगला और क्या लिखा हुआ है देखो यार, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। ये सब फिर रदरफोर्ड साहब के दिमाग की उपज है। दिमाग की उपज मतलब ऐसा नहीं कि उनको सपने में आया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो ऑब्जर्वेशंस थे, तो ये उनके कंक्लूजन है रदरफोर्ड साहब के कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। So the Rutherford in 1911 proposed a new type of model। डेंटल साहब, डेंटल बोल रहा हूं, डेल्टन साहब के बाद जे थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन के बाद 1911 में रदरफोर्ड का मॉडल प्रपोज अ न्यू टाइप ऑफ मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, ना, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस, ना, उन्होंने बोला इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम लेस देन 10⁻³ मीटर इन डायमीटर, यानी न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। दिस सेंट्रल कोर नाउ कॉल्ड न्यूक्लियस, पहले उसको सेंट्रल कोर बोलते थे, अब उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इज सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो कैसे एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल की तरह। Also the necessary centripetal force, जो necessary centripetal force, it is being provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus। जैसे planet sun के अराउंड घूमते हैं, वैसे वो more or less एक elliptical path होता है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए उसको सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। वहां पे प्लैनेट्स, यहां पे तो पाथ सर्कुलर है, और जो इलेक्ट्रॉन और एलिप्टिकल पाथ, वहां पे केपलर लॉस, ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में घूमता है अराउंड न्यूक्लियस, तो कौन सा फोर्स है विच इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बाय रेडियस का स्क्वायर। सही बात है, न्यूक्लियस जो भी उसका एटॉमिक नंबर, उसका चार्ज कितना हो गया प्लस जेड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया माइनस ई। ठीक है, ये देख लीजिए, है ना। और चलते हैं आगे, देखो पूरा इसकी सारी परतें खोल देते हैं। चलो अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ एटम इज अबाउट 10 की पावर, एटम का साइज न्यूक्लियस की साइज के मुकाबले 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। दैट इज द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, रेडियस ऑफ एटम हो गया 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम के आसपास, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर -15 मीटर। एक और कंपैरिजन में आपको रियल लाइफ कंपैरिजन देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। क्रिकेट खेलते, क्रिकेट जो मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है, गली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल क्रिकेट में जो क्रिकेट का पिच होता है, पिच नहीं बोल रहा, स्टेडियम होता है, स्टेडियम मैं अगर उसको वैसे, वो जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सर्कुलर हो, पर मान लो मैं उसको सर्कल मान लूं, पिच की बात नहीं कर रहा, स्टेडियम की बात कर रहा हूं जहां पे क्रिकेट खेला जाता है, वो पूरा स्टेडियम अगर एटम है, तो पिच के सेंटर पे अगर मैं एक गेंद रख दूंगा, ये कंपैरिजन है कि अगर पिच के सेंटर पे गेंद रख दी तो वो गेंद यानी कि बॉल न्यूक्लियस है, और वो जो स्टेडियम है वो एटम है। ये एक रियल लाइफ कंपैरिजन हो सकता है, मतलब उसी प्रोपोर्शन में न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले एटम का साइज बड़ा है। जो मैंने आपको रियल लाइफ कंपैरिजन बताया ना कि पिच के ऊपर रखी हुई गेंद अगर न्यूक्लियस है तो एटम कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा स्टेडियम हो गया आप उसको एटम मान सकते हो। खैर ठीक है, चलिए, न्यूक्लियर कोलिजन इज कंसीडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, ओबेज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सारे लॉज फॉलो किए जाते हैं कोलिजन में। यहाँ पे रदरफोर्ड्स मॉडल इज अनस्टेबल। अब आपको समझ में आएगा आगे, वैसे तो आपको मालूम होगा कि रदरफोर्ड का मॉडल अनस्टेबल है ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब घूम रहे हैं भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो है, एक्सीलरेटेड है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम रेडिएशन एमिट करता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी करना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते उनको किस में कोलैप्स कर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये समझा नहीं पाए रदरफोर्ड साहब। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, एटम शुड एमिट, इनके हिसाब से तो इट शुड एमिट कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विच इज अगेंस्ट द ऑब्जर्व एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जो ऑब्जर्व किया गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा उससे भी मेल नहीं खा रहा था इनका जो कंक्लूजन था। तो यहां पे इनके मॉडल में कुछ कमियां थी, लेकिन इस मॉडल ने नींव रखी बोर के एटॉमिक मॉडल की। सही बात है, धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया ना। डेल्टन साहब ने कुछ बोला, जे थॉमसन साहब ने फिर और उसकी परतें खोली, फिर रदरफोर्ड साहब ने और उसकी परतें खोली, और रदरफोर्ड साहब ने जो बोला वो एक माइलस्टोन था साइंस के जगत में, है ना, विज्ञान के जगत में क्रांति ला दी किन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने, और उसने नींव रखी बोर के एटॉमिक मॉडल की। बोर का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है देखते हैं, लेकिन उससे आगे ये देख लो, एक बार आगे बढ़ने से पहले ये वाला स्लाइड देख लो, सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, आगे चलते हैं, चलेंगे आगे, बोर्स के एटॉमिक मॉडल पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड बाय एंगल थीटा, number of particles which are scattered by angle theta is directly proportional to z square by उनकी काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर बाय sin की पावर 4 थीटा बाय 2, है ना। तो ये 1 बाय साइन क्या हो गया, cos, तो हो गया cosec की पावर 4 थीटा बाय 2। अच्छा देखो, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना बेटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि उस पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट किए कम हो जाएंगे। मतलब समझ गए, मतलब 180 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो बहुत ही कम पार्टिकल्स होंगे जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए होंगे। तो एक मोटा मोटी रिश्ता है कि भाई देखो जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है तो एन थीटा कम होगा, तो इस प्रकार से एक रिश्ता है, ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। चलिए, तो ये डन है, तो फिर मैं आगे चलता हूं बेटा, ये डन है तो मैं आगे चलता हूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze, अल्फा पार्टिकल किसी स्पीड v से, या मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, है ना, या मान लीजिए ke लिख देता हूं मैं, ke काइनेटिक एनर्जी ke से बढ़ता चला जा रहा है न्यूक्लियस की ओर, तो एक ऐसा समय आएगा जब ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब इस न्यूक्लियस से टच तो नहीं होगा लेकिन इससे बहुत करीब होगा,
और वो डिस्टेंस होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस न्यूक्लियस इज आर, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट बोल लो, आर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया के यानी 1/4πε0 2 × z × e²/ke। के क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर आप वहां पे देख लो कि यार हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v², वैसे करके देख लो। ये मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये देख लीजिए, ये हो गया के, है ना, ठीक है, ये देख लें। चले आगे जी सर। अब यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉबैक्स, क्या लिखा हुआ बेटा? ड्रॉबैक है किसके? रदरफोर्ड मॉडल के। लेकिन अगर ये अपना मॉडल नहीं देते, बोर साहब को कहां से आइडिया आता? सही बात है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, देखो होता क्या है कि भाई इन्होंने बोला इनके हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इट इज एक्सेलरेटेड, इट शुड एमिट ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है ना कि एक्सेलरेटिंग ईएम वेव्स का सोर्स क्या होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो ईएम वेव एमिट होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इसकी एनर्जी कम होती जाए और इसको कोलैप्स हो जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, तो स्टेबल होगा ही नहीं एटम। ये समझा नहीं पाए। When an electron is accelerated, electromagnetic radiation is produced continuously, and hence we cannot expect to observe discrete wavelength in hydrogen spectrum। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि डिस्क्रीट वेवलेंथ आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी के हिसाब से तो कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ एमिट होनी चाहिए, है ना। और क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एज इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस ईएम रेडिएशन। Orbital radius should decrease as the electron should collapse into the nucleus eventually। धीरे धीरे करके उसको उसमें समा जाना चाहिए न्यूक्लियस में। एंड सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो यही कमियां रह गई। और इसके बाद आए बोर साहब, देख लीजिए। बोर साहब ने बहुत ही बढ़िया चालाकी दिखाई। कैसे? मैं आपको बतलाता हूं। ये हो गया कैसे चालाकी दिखाई, देखो मैं आपको बताता हूं। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नील्स बोर ने, जो साहब थे नील्स बोर साहब, क्लासिकल फिजिक्स इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इट वाज नील्स बोर, उनका लाइफ स्पैन है ना, हु यूज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी का कंसेप्ट दिया इन्होंने एंड एक्सप्लेन्ड द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1913। मतलब रदरफोर्ड साहब के मॉडल के 2 साल बाद ही इन्होंने अपना मॉडल दे दिया। और जहां तक मुझे याद है कि यार नील्स बोर साहब, शायद ऐसा है कि नील्स बोर साहब जो है रदरफोर्ड साहब के अंडर ही रिसर्च स्कॉलर वगैरह रहे थे, है ना, ठीक है। तो गुरु गुरु ही रह गए और जो है चेले उनसे आगे निकल गए। बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कंसेप्ट्स एंड प्रपोज्ड अ न्यू थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स। इन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए, यूं कह लो कि 3 एजम्पशंस दिए, और बहुत सेफ खेल गए और बहुत सही खेल गए। अभी जब आप इनके पोस्टुलेट देखोगे ना, पहला दूसरा पोस्टुलेट देखोगे, तो आप बोलोगे यार सही खेल गए यार गुरु, यार सही खेल गए गुरु। सही बात है। देखना अभी मैं आपको दिखाता हूं, है ना। 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया, ठीक है, ये देखो। चलो आगे चलते। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। अब वो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, है ना, इन्होंने का एक तरीके से एजम्पशन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट्स। इन्होंने पहले ही बोल दिया। इन्होंने सोचा कि कोई मुझसे पूछे कि स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, इससे पहले ही मैं पोस्टुलेट बना देता हूं। वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वो स्टेबल ऑर्बिट है, फिक्स एनर्जी ऑर्बिट है, वो स्टेबल ऑर्बिट है। पहले ही कह के सेफ हो गए कि कोई पूछे ही ना, कुछ नहीं भैया, तो मेरा पोस्टुलेट है, ये तो मेरा पोस्टुलेट है। ऐसा इन्होंने कहा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन डेफिनिट स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट, इन्होंने बोल दिया कि वो एमिट करता ही नहीं है। बोले क्यों नहीं करता? नहीं करता, मेरा पोस्टुलेट है, बल्ला मेरा, रूल्स भी मेरे, ऐसा इन्होंने बोल दिया, ठीक है। ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी, प्रूव नहीं किया, बस मान लिया, ठीक है। ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट, हर एटम के पास कुछ स्टेबल ऑर्बिट, डेफिनेट एनर्जी वाले स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दीज ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन कोई एम रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया। Each possible orbit has definite total energy. These stable orbits are called the stationary states of atom. Ground state, first excited state, second excited, मतलब समझते हैं क्या? Ground state और फिर वो बाकी के excited states, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये हो गया। मैंने कही थी ना आपको, ये देख के आप क्या बोलोगे? 100% आप ये बोलने वाले हो कि सही खेल गए गुरु, बोर गुरु सही खेल गए। बोर सेकंड पोस्टुलेट, इन्होंने बोला एक इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, an electron can revolve around the nucleus in an atom only in those stable orbits जिनका angular momentum quantized है इंटीग्रल मल्टीपल h by 2 पाई का। h is
प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है प्यारे बच्चों? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, सबको पता है, ठीक है। वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एक सेकेंड, फिर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, ऐसा इन्होंने बोल दिया है, n इंटू एच बाय 2 पाई, है ना, ऐसा इन्होंने बोला है। दूसरा इनका पोस्टुलेट था जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होने वाली है, ठीक है। तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट ही हो गया बेटा। अगला पोस्टुलेट क्या था बोर साहब का? थर्ड पोस्टुलेट। इन्होंने कहा एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर लोअर स्टेबल ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन कूदी मार सकते हैं, जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। While doing so, a photon is emitted between initial and final states, ठीक है। Therefore, the energy of photon is given by h nu। देखो, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो जो उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है हायर एनर्जी ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, जो एनर्जी डिफरेंस है, उतनी एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन एमिट हो जाएगा, जिसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू बराबर एनर्जी डिफरेंस के बराबर, एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल, वेयर ई आई एन ई एफ आर एनर्जीज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। और एनर्जी इनिशियल ज्यादा एज कंपेयर टू फाइनल एनर्जी। मतलब आप समझिए एच न्यू क्या हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो एच न्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी हायर माइनस एनर्जी लोअर, एच न्यू, या फिर आप बोल दो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी हायर माइनस एनर्जी लोअर। आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर ठीक है, डन है। ये इनका तीसरा पोस्टुलेट था बेटा, इनका तीसरा पोस्टुलेट था, ठीक है। चले अब आगे, देख लिया आपने? हाँ सर। चलो भाई, अब बोर एटॉमिक मॉडल में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ तो भी मन से कुछ तो भी चीजें बोल दी इन्होंने, यार बहुत बढ़िया। मतलब मैंने क्या कहा, साल दर साल एडवांसमेंट होती गई, मॉडल के बाद मॉडल आते गए और एटम की परतें खुलती गई कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, ऐसे ऐसे करके। शुरुआत में तो माना जाता था ना, डेल्टन साहब ने क्या मान लिया था कि एटम इंडिविजुअल है। पता पड़ा कि उसके अंदर तो भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। स्मॉलेस्ट चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन माना जाता था, फिर पता चला, हालांकि वो क्वार्क अपने सिलेबस में नहीं, फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज हो सकता है, क्वार्क जिसको बोलते हैं, है ना। अच्छा खैर वापस आते हैं यहाँ पे। तो बोर साहब ने nth ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें उसकी ऑर्बिट की रेडियस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका करंट, उसका इक्विवेलेंट करंट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एनर्जी कितनी, सब बता दिया, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल एक तो अपने को पता है कि ये वाला जो फोर्स है के Q1 Q2 बार स्क्वायर, जेड हो गया न्यूक्लियस, ई हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन mvr एंगुलर मोमेंटम बराबर nh/2 तो यहां से आपने क्लास में डिराइव किए होंगे डेफिनेटली, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, क्लास में डिराइव करवाए जाते हैं। तो यहां से देखो दो वेरिएबल हो गए, एक v हो गया एक r हो गया, और दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल v और r। तो यहां से v और r निकल जाते हो, क्लास में पूरा आपको डिराइव करवाया जाता है। यहां पे मेन हमने चीजें लिखी हुई है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा ये जो बोर्स थ्योरी है ना, इनकी जो थ्योरी है, या यूं कह लो कि इनका जो मॉडल है, इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन या उसके जैसे सिंगल, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, बस उसी के लिए वैलिड है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम्स, है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम प्लस, क्योंकि हीलियम में फिर अपने को एक इलेक्ट्रॉन करना है तो भाई हीलियम प्लस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम प्लस प्लस। समझ में आ पा रही है क्या बात? हाँ सर, इस तरीके से। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया पॉइंट एंगस्ट्रॉम में 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय z, z हो गया अपना वही एटॉमिक नंबर, n क्या हो गया? ऑर्बिट, ठीक है। और ये एंगस्ट्रॉम में मैंने यहां पे लिखा हुआ एंगस्ट्रॉम 0.53। अच्छा पहले ऑर्बिट, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का एक बात बोलूं, इस पे 2024 में सवाल आया है इससे, जी हां, नीट 2024 में इसी पर एक सवाल था, ठीक है, इसको हल्के मत लीजिएगा। अच्छा फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एटॉमिक नंबर z, n1 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ओके। और आप यहां से देख सकते हो कि n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं होती कि ऑर्बिट्स आर इक्वली स्पेस, नो दे आर नॉट इक्वली स्पेस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड Z/N। ठीक है साहब, बढ़िया। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय, ये रिलेशन सारे याद होने चाहिए, पूरा फॉर्मूला याद होना, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर अ स्पीशीज ऑफ एटॉमिक नंबर Z, n क्यूब बाय Z²। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1 बाय टाइम पीरियड, है ना, 1 बाय टाइम पीरियड, तो इसका उल्टा हो गया Z² बाय n क्यूब। करंट, इक्विवेलेंट करंट, क्योंकि चार्ज घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, करंट चार्ज बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाय n क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर पाथ में अगर करंट, एक सर्कुलर सर्किट में, एक सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो कर रहा मान लो, तो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z³ बाय n⁵। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड पता तो फ्रीक्वेंसी आ ही जाएगा, है ना, सही बात है। अच्छा, टोटल एनर्जी, कोई भी एटम है, वैसे तो ये किसके लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, समझ गए? हाँ सर, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री तो मुझसे अच्छी होनी चाहिए, होगी ऑब्वियसली। टोटल एनर्जी हो गया -13.6 Z² बाय n² eV। कोई भी एक स्पीशीज है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और nth ऑर्बिटल की अगर अपन बात करें तो उसकी टोटल एनर्जी होगी -13.6 Z² बाय n² eV, Z² बाय n² eV। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसका नेगेटिव हो गया तो ये फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। तो इस पे इस तरीके के सवाल बन सकते हैं कि किसी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी -3.4 eV है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस का माइनस यानी 3.4 eV। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, 2 इंटू -3.4 यानी -6.8 eV। इस तरीके की चीज, तो यहां पे मैंने सारा का सारा क्रक्स यहां पे लिख दिया है, इसको देख लीजिए और ये इसको अपने शॉर्ट नोट्स इससे बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स अपने से बना लीजिएगा, ठीक है बेटे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, लेट्स मूव अहेड, मोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए या उसके जैसी स्पीशीज के लिए था एनर्जी लेवल्स फॉर हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ nth लेवल इज गिवन बाय द रिलेशन, ये तो अपने को पता ही है, Z² बाय n²। Z कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे Z कितना हो गया हाइड्रोजन के लिए? Z कितना हो गया? 1 हो गया, तो -13.6 बाय n², है ना। तो यार ये सारे लेवल्स हैं, ये ग्राउंड स्टेट है ना, n=1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n=3, इस तरीके से। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स याद होने चाहिए, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, है ना। यहाँ पे आएगा -0.54, -0.54, फिर -0.38, फिर -0.28 eV। इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 2 3 4 5 तक तो पता, n=5 तक पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी एनर्जी लेवल्स इनके लिखे हुए हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो इनफाइनाइट यहाँ पे आ गया, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ना, एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो लोअर एनर्जी स्टेट है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, ये न्यूक्लियस हो जाएगी ना, यहाँ पे न्यूक्लियस, अरे वो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, अपन ने ऐसे फ्लैट लाइन बना दिया, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम, मान लीजिए वो nth ऑर्बिटल में, nth ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स वो एमिट कर सकता है? n इंटू n-1/2। जैसे n बराबर मान लो ये हो गया, लेट सपोज ये हो गया n बराबर 1 हो गया ना, n बराबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। मान लो 2 से ही 1 में आ रहा है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एक ही यूनिक वेवलेंथ होगी, 2 से 1 में आ रहा है तो 2 - 1 1 इंटू 2/2, तो 1 आ गया। मान लो 3 से आएगा तो कितने यूनिक हो गए? एक ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, तो 3 आना चाहिए। तो 3 रख दो, तो 3 इंटू 3 - 1 2, 3 2 6/2 इज 3। इस तरीके से आप कर सकते हो कि अगर वो nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कितने यूनिक वेवलेंथ हो सकते हैं। ऑल एब्जॉर्ब फोटॉन्स, अच्छा मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्बिट में चला गया, हायर एनर्जी मतलब अनस्टेबल, तो वापस से स्टेबल होने के लिए वो कूद ही लगाएगा, यानी कि कूदेगा, जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में और फोटोन एमिट करेगा। ऑल एब्जॉर्ब फोटॉन्स आर एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया था, अब वो ऊपर से जब नीचे आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम शो करेगा। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, अब सुनना, मान लो ये हो गया 1/वेवलेंथ, यानी कि वेव नंबर इज आर, यानी रिडबर्ग्स कांस्टेंट।
है ना। 1/r का वैल्यू 91 नैनोमीटर, या r की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में दे रखी है। 1/r का भी सब कुछ वैल्यू दे रखा है, हालांकि r कितना है वो अपने को पता होना चाहिए। तो 1/वेवलेंथ, तो अब जब n2 से n1 में आ रहा है तो इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, है ना, z तो अपने को पता ही, r हो गया रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। तो हो गया वेव नंबर, ये हो गया वेव नंबर। ये 1/λ को वेव नंबर भी बोलते हैं। तो ये n1 n2 क्या है, देखो n2 से n1 आ रहा है, तो एक तरीके से ये हायर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। एक की पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, एक की पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि देखना बहुत ध्यान से, इस तरीके का एक सवाल पूछ सकता है कि मान लीजिए E1 E2 E3 है, एक λ2 है, λ3 λ1 है, तो λ1 λ2 λ3 में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, 1/λ3 इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो λ3 हो गया, λ3 क्योंकि λ1 λ2 बाय λ1 प्लस λ2। इसको आप देख लीजिए प्लीज, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, डन है, यस सर। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है द लाइन स्पेक्टर ऑफ, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, द लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट पी फंड सीरीज, है ना, फंड सीरीज, पी साइलेंट रहता है, इसके बाद एक हम्फ्री भी आती है। तो ये क्या है, पूरा भाई ने टेबल यहां पे बना रखा है, देखो मेरी बात सुनो। तो अलग अलग सीरीज में इसको बांट दिया है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, n बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जब हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लोअर, मतलब हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो फोटॉन्स एमिट करेगा। तो यहां पे एक सीरीज है कि लाइमन सीरीज क्या है, 2 से 1 3 से 1 4 से 1 5 से 1 6 से 1 जो भी आएगा उसको एक लाइमन सीरीज बोल दिया। जब लैंडिंग कहां हो रही है, n बराबर 1 में हो रही है लैंडिंग, ग्राउंड सेट में लैंडिंग अगर इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 में हो रही है, बामर सीरीज तो L साइलेंट होता है, बामर सीरीज लैंडिंग कहां हो रही है, n बराबर 2 में, चाहे 3 से 2 चाहे 4 से 2 चाहे 5 से 2 चाहे 6 से 2, तो क्या होगा, उसको हमने कलेक्टिवली बाल्मर सीरीज बोल दिया, बामर सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिस्कवर हुई थी, और ये एक मैथ्स टीचर थे, और जो है क्योंकि किस में लाया करती, विजिबल रीजन में लाया करती, सबसे पहले ये डिस्कवर हुई थी। पाशन सीरीज जब लैंडिंग n बराबर 3 में हो, पाशन सीरीज के बाद ब्रैकेट सीरीज जब लैंडिंग 4 में हो, 5 से 4 6 से 4 7 से 4, फंड सीरीज जब लैंडिंग n बराबर 5 में हो, इस तरीके से। इस एक हम्फ्री भी होती है जब लैंडिंग 6 में हो। इस प्रकार से डायग्राम आप देख लीजिए, पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज, ये पूरी सीरीज, ये पूरी सीरीज है, ठीक है। अब यहां पे इस पूरी सीरीज का लेखा जोखा पूरा कच्चा चिट्ठा हमने यहां पे लिखा हुआ है, सीरीज है लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड, इलेक्ट्रॉन जंप टू, लैंडिंग हो रही है 1 में, लैंडिंग हो रही है 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, तो जाहिर सी बात है 1 में लैंडिंग हो रही है तो हायर सी होगी, 2 से 3 से 4 से, 2 में हो रही है तो 3 से 4 से 5 से। इसी प्रकार से कहां से जंप करते हैं, कहां को जंप करते हैं, वेवलेंथ का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात हुई, z हो गया 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1n हायर स्क्वायर। n लोअर कितना हो गया, कहां पे जंपिंग हो रही है, 1 में तो 1 आ गया, 2 में तो 2 में, 3 में तो 3 में, 4 में तो 4 में, 5 में तो 5 में, कहां से हो रही है, n से हो रही है, जो भी होगा यहां पे पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर कहां से का हो गया, 2 से 1, इसमें फर्स्ट मेंबर हो गया 3 से 2, इसमें फर्स्ट मेंबर 4 से 3, फर्स्ट मेंबर 5 से 4, फर्स्ट मेंबर 6 से 5, ये फर्स्ट मेंबर लिखा हुआ है, सही बात है। ये किस में लाया करता है, फाउंड इन, इट शुड बी नॉट बी फाउंड इन, इट शुड बी फाउंड इन। ये यूवी में लाया करता है, विजिबल में लाया करता है, इंफ्रारेड, ये फार इंफ्रारेड में भी और आगे लाया करता है। सीरीज लिमिट क्या है, कहां से हद क्या हो सकता है, इनफाइनाइट से तक आ सकता है, कहां पे 1 में आएगा, इनफाइनाइट से आ सकता है 2 में, इनफाइनाइट से आ सकता है 3 में, इनफाइनाइट से 4 में, इनफाइनाइट से 5 में, है ना। तो यहां पे पूरी अपने पास सीरीज लिमिट लिखी हुई है। एक लास्ट चीज और, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मतलब फर्स्ट मेंबर। तो आप देखो फर्स्ट मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ है 2 से 1 2 से 1, 3 से 2 3 से 2, 4 से 3 4 से 3, 5 से 4 5 से 4, 6 से 5 6 से 5, समझ में आ रही बात। फर्स्ट मेंबर और मैक्सिमम वेवलेंथ, फर्स्ट मेंबर और मैक्सिमम वेवलेंथ। तो फर्स्ट मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगी बेटा, देखो फर्स्ट मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी, और सीरीज लिमिट यानी लास्ट मेंबर मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा, मिनिमम वेवलेंथ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, सीरीज लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपके पास मिनिमम वेवलेंथ। तो टेंशन ही ले लेनी, जो फर्स्ट मेंबर है वही क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ का भी हिसाब किताब है।
तो सीरीज लिमिट है, वही क्या है, मिनिमम वेवलेंथ का भी हिसाब किताब है। इसको आप देख लीजिए। मैं हट रहा हूं साइड में, एक सेकंड, ये मैंने देखने दिया था क्या, एक बार ये देख लो, ये डायग्राम देखने दिया था, देख लो, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखने दिया था, ये देख लो, और ये देख लीजिए बेटा, सही बात है। फटाफट से डन हो गया। हाँ सर, तो इसी के साथ जो है अपना ये वाला माइंड मैप भी क्या होता है बेटा, फिनिश होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, न्यूक्लियाई आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, तो अब जो आपके पास अगला माइंड मैप आएगा न्यूक्लियाई का आएगा, सेकंड लास्ट, और फिर उसके बाद ये सफर खत्म होगा जब लास्ट माइंड मैप आएगा सेमीकंडक्टर्स का। मैं आपसे मिलने वाला हूं बेटा अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।